हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अगर आप इस बार क्लास 12th का पेपर देने वाले हैं आर्ट्स स्ट्रीम से, तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। जी हाँ, क्योंकि ये चैनल स्पेशली आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है और यहाँ पे आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट जो भी आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश और हाँ, बहुत जल्द हम लोग टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हम जब भी अपनी वीडियो जब भी आपके लिए कुछ नया अपडेट लेकर आए तो हमारे साथ जुड़ जाए। तो अभी हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्ट्स में मैं मानता हूँ कि भाई ऑब्जेक्टिव के ऊपर कमांड करना है, एमसीक्यूज़ के ऊपर कमांड करना है। तो आज हम लेकर आए हैं लेसन 2, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक बेहतरीन क्लास के साथ अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे लाइक एंड शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और ये चैनल स्पेशली आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बनाया गया है, तो जी हाँ, जिन बच्चों को नोटबुक चाहिए वो भी संपर्क करेंगे। पहले तो हम अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है बच्चों? टॉपिक है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है। मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज़, ये सारे एमसीक्यूज़ हमने अपने हाथों से खुद बनाए हैं आपके लिए स्पेशल। सभी प्रीवियस ईयर से बगल में लिखा हुआ है कि कौन पेपर कौन सा एमसीक्यूज़ कब पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये कह रहा है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। गति रखते हुए फटाफट इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कहते हैं। तो भाई कलिंग युद्ध हुआ था जैसे 261 ईसा पूर्व, 251, 63, 53। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 261 ईसा पूर्व। जी हाँ, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। क्लियर है? चलिए बच्चे, सभी लोग आंसर देते चलेंगे, नहीं तो फिर अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। फिर लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं। सवाल नंबर दूसरा जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, कह रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। सबको पता है कि पाटलिपुत्र को पहले पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अभी जो है, अभी पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो सवाल बहुत बेहतरीन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। सबको पता है। एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो हम आंसर क्या मारेंगे? उदयन के द्वारा। कब की, सॉरी, किस नदी के किनारे की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है माय डियर स्टूडेंट, वो है कि गंगा, सोन और पुनपुन, इन तीनों के संगम पे किया था। इस कारण से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। जी हाँ, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? डी होगा, क्योंकि ये गंगा, सोन और पुनपुन तीनों के संगम पर इन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तीसरा सवाल, सवाल बहुत बेहतरीन है, डिमांडेबल क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? हिटलर, नेपोलियन, विस्मार्क या मुसोलिनी? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हर एक क्वेश्चन के बगल में जो इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि भाई यूरोप का समुद्रगुप्त जो है वो नेपोलियन का कहा जाता है। तो 3 का राइट आंसर भी हो गया। पुराणों की संख्या, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको ज़्यादा कठिनाई होगी, क्योंकि सबको पता है कि पुराणों की संख्या 18 होती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चैप्टर वाइज हम आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आर्ट्स के बच्चों के लिए। जी हाँ, क्योंकि आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे साधारणतः वो घर से ही अपनी पढ़ाई को पूर्णता करते हैं, और ऐसे में अगर उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाए ड्रीम क्लासेस, तो भाई क्या बात है। धम्म की शुरुआत किसने की थी? 4 व्यक्ति का नाम है। चंद्रगुप्त। धम्म मतलब एक यात्रा थी, तीर्थ यात्रा। ठीक है। अ, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अशोक या कनिष्क? पांचवा सवाल, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बहुत बेहतरीन आंसर है कि भाई अशोक महान इन्हें कहा जाता था, इन्होंने धम्म की शुरुआत की थी। मुद्रा राक्षस किनकी रचना है? ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। और छठा सवाल, राइट आंसर जो होगा वो होगा, सही सर जी, मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना है। जी हाँ, मुद्रा राक्षस किनकी रचना है? विशाख दत्त की रचना। और हाँ, इसका आप नोटबुक भी मंगवा सकते हो ड्रीम क्लासेस के। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि हाँ भाई नोटबुक कैसे मंगाना है, हेल्पलाइन नंबर वगैरह। आप टीम से बात करिए। ये जो नोटबुक जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, इसको आप अपने घर मंगवा के पीडीएफ इसका मंगवा सकते हैं और इसका प्रिंट आउट करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्वालिटी तो आपको दिख ही रही है कि भाई कितना भी जूम कर लो,
फट नहीं रहा है ये, ठीक है। और लिखने का जो लैंग्वेज है वो भी दिख रहा होगा आपको, कितनी बारीकी से लिखी गई है। मौर्य साम्राज्य के पहले शासक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे, चलिए सभी बच्चे आंसर दीजिए क्या होगा। है मौर्य साम्राज्य, पता है आपको कि नंद वंश की स्थापना, सॉरी नंद वंश को समाप्त करके, ठीक है, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक नए वंश का उदय हुआ जिसका नाम मौर्य वंश था। तो सिंपल सी बात है, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही होंगे, ठीक है। आठवां सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो ये एक बेहतरीन सवाल है, और भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त। तो ये समुद्रगुप्त को ये सबको पता है नहीं। भारत का नेपोलियन कौन हो गया भाई? तो भारत का नेपोलियन हो गया समुद्रगुप्त। और ये नवा सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? जी हाँ, धम्म महामात्र जो थे उनको नियुक्त करने वाले शासक कौन थे? तो भाई धम्म की शुरुआत जब अशोक ने की थी, तो ऑब्वियसली पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट कि जब धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी तो इनके महामात्रों को भी नियुक्त अशोक महान ही करेगा। तो 9 का राइट आंसर हो गया सी। अशोक किस वंश के शासक थे? सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया सवाल है कि अशोक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज था, वंशज है, अगला पीढ़ी है, अंतिम शासक था। तो ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो अशोक किस वंश का शासक था? तो भाई मौर्य वंश का था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना? देखिए बहुत सारे काल आए हैं, अलग अलग शासक को अलग अलग शासक के शासनकाल को अलग अलग नाम से जाना गया है। तो याद रखिएगा बच्चों कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जो है वो गुप्त काल को कहा जाता है। ये 2021 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और देखिए हर क्वेश्चन के आगे वीवीआई लगा हुआ है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह से कोई टीचर किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली वीवीआई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो सामने वाला जो है वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी किसी तरह का बिहेवियर दे सकता है। तो चलिए, तो हम लोग इतना रिस्क लेते हैं कि नहीं लड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत एक्सपीरियंस के साथ हमने बच्चों को इन सब चीज़ों का नॉलेज दे रहे हैं बच्चों को। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? 12वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, और बहुत आसान सवाल है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने थी? तो भाई प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन साहब ने की थी, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। और ये 13वां सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, 13वां सवाल कर रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक तो कौन थे? तो सबसे आसान सवाल कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 2015, 16 और 2020 तीनों बार ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। और हाँ, ये प्रॉपर सभी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया को कवर करेगा, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। सवाल है 14वां कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये पता है कि अभी अभी इसके ऊपर डिस्कस हो चुका है कि अच्छा एक सेकंड, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, 14वां सवाल, आसान सवाल, आसान जवाब कि सर पाटलिपुत्र, अभी अभी डिस्कस भी हो रहा था कि उदयन ने, ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और ये 15वां सवाल कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका के लेखक किसने कौन थे? ये इतना बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना पेपर में कि बच्चा रट रट के ये भूल चुका है कि भाई इंडिका के लेखक मेगास्थनीज साहब थे। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो 16वां सवाल, 4 विकल्प, राइट आंसर जो होगा वो धम्म की शुरुआत अशोक साहब ने की थी, अशोक महान ने की थी धम्म की शुरुआत। ये हालांकि 2 बार आ चुका है, अभी अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था। 17वां सवाल कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? 17वां सवाल कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। जी हाँ, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ठीक है। 18वां सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ठीक है। 18वां सवाल कह रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो चीनी यात्री 1333 में, जल्दी बताइएगा, चीनी यात्री कौन आया था? अच्छा, गुप्त काल के शासनकाल में। तो मेरे हिसाब से तो 512 में इत्ती सिंह आया था, यही होना चाहिए राइट आंसर जी। 18 का राइट आंसर हो गया सी। नहीं नहीं, एक सेकेंड, गुप्तों के काल चीनी यात्री फाहियान, हाँ राइट आंसर होगा बी, फाहियान। वो तो इत्ती सिंह बहुत पहले आया था। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो फाहियान, ये बाद में आया था इत्ती सिंह शायद। ये बार बार ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है भाई? एक ही क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, ये तो 3 बार आ चुका है, कोई बात नहीं, बिल्कुल। वेदों की संख्या, अच्छा ये भी हो चुका है कि वेदों की
जस्ट अच्छा वो क्या था, वेदों की संख्या पूछ रहा है कितनी है। हाँ जी, वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है, 4 वेद होते हैं टोटल। राज तरंगनी के लेखक, बड़ा आसान सवाल, 22वां सवाल। तो राइट आंसर 21वां सवाल, सॉरी 21 का राइट आंसर, राज तरंगनी के लेखक कलहन, ठीक है। 21 का राइट आंसर हो गया डी, राज तरंगनी। ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो राइट आंसर जो होगा वो चौथी शताब्दी के चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना चौथी शताब्दी के ईसा पूर्व में हुई थी। और ये 23वां सवाल कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है। ये 23वां सवाल कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है। भाई अशोक को प्रियदर्शी कहेंगे। किसको कहेंगे? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। 24वां सवाल कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। तो ये तो देखो भाई बहुत सारे ऐसे शासक थे जिनके दरबार में था, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भाई ये राइट आंसर हो गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में नवरत्न पाए जाते हैं। फिर तो अशोक वाले में भी आ गए, ठीक है। हाँ ऐसे तो सॉरी अशोक नहीं, मतलब अकबर के शासनकाल में, ठीक है। तो फिलहाल 24 का राइट आंसर हो गया डी। और 25वां सवाल कि प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत जो करने वाले शासक थे वो राइट आंसर थे, अभिलेख जो है वो अशोक के द्वारा लिखा गया था। तो 25 का राइट आंसर बी हो गया। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो 26वां सवाल का राइट आंसर जो हो गया कि भाई मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, ठीक है। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भाई अभी तो होना चाहिए इसको कहाँ, जी हाँ पाकिस्तान में होना चाहिए। पहले इंडिया में था, अभी पाकिस्तान चला गया। जैविक वैद किस वंश के काल में था? 28वां सवाल जैविक वैद। तो भाई जैविक वैद जो है वो किस वंश के काल में था? तो ये हर्यक वंश के काल में हो जाएगा। 28 का राइट आंसर जी। चलिए 29वां सवाल किसके अभिलेख में भूम भूमि दान का उल्लेख मिलता है? किस शासक के अभिलेख में भूमि दान के, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर जो होगा 29वां सवाल, राइट आंसर प्रभावती गुप्त के, जी हाँ प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बहुत आसान सवाल है, बहुत बार पूछता है कि सर जी अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। जी हाँ, कि जाओ भाई वहाँ जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। 31वां सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो ये 31वां सवाल राइट आंसर जो होगा अजात शत्रु, जिसका उपनाम जो था वो कुनिक था। 31 का राइट आंसर ए हो गया। 32वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर सवाल पूछ रहा है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किस अभिलेख से, ठीक है। 32वां सवाल, तो भाई समुद्रगुप्त की जानकारी जो है वो प्रयाग प्रशस्ति लेख अभिलेख से मिलता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से होगा? प्रयाग प्रशस्ति से। 33वां सवाल कि मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृतांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 33वां सवाल जस्ट अ सेकेंड, चलिए बोलिए राइट आंसर क्या होगा कि मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृतांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो राइट आंसर जो होगा वो 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि भाई ऐसा कंडीशन जो है इन्होंने 7 वर्गों में पूरे भारत के समाज को बांट दिया मेगास्थनीज ने, ठीक है। 34वां सवाल कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी? ये तो अभी भी हो चुका था 34 नंबर क्वेश्चन, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना होगा। जी हाँ, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। 35वां सवाल 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो 35वां सवाल राइट आंसर जो होगा, जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट आंसर जी।
510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख। चलिए फटाफट आंसर करिए, क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो भाई इसका आंसर होगा एरन अभिलेख में 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य का पहला अभिलेख प्राप्त हुआ। 36वां सवाल कि भूमि अनुदान से संबंधित का उल्लेख कहाँ से मिला है, किस काल से। तो राइट आंसर जो होगा वो 36 नंबर क्वेश्चन का कि भूमि अनुदान से संबंधित उल्लेख जो है वो सातवाहन काल में मिला था। 36 का राइट आंसर हो गया बी। ठीक है। 37वां सवाल कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो ये चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है कि किस शासक के अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर जो हो गया वो 37 का राइट आंसर हो गया कि भाई प्रभावती गुप्त के अभिलेख में। ये हालांकि फिर से आ चुका ये क्वेश्चन, भूमि दान का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। मौर्य काल का निम्न में से कौन जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। तो 38 का राइट आंसर हो गया भाई डी, स्तंभ ये सबसे महत्वपूर्ण नमूना है। 39वां सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कह रहा है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। किस विद्वान ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयत्न किया है। तो ये 39वां सवाल राइट आंसर जो होगा वो होगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। जी हाँ, ये राइट आंसर हो गया। और आज के इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद आप अगर इसका नोटबुक चाहिए इसका, ठीक है, तो टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा भाई राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा ये करवाया गया था। और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ड्रीम क्लासेस। ओके, बाय बाय। और हाँ, याद रखिएगा ड्रीम क्लासेस पे बहुत जल्द हम पूरी टीम उतारने वाले हैं आर्ट्स के, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।